स्कंदगुप्त की बात करें तो इसने क्या किया, 455 से 467 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। और इसके शासनकाल में क्या हुआ, ये इसके शासनकाल में क्या हुआ, सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण हुआ। हूण कहां से आ रहे हैं, मध्य एशिया से आ रहे हैं, मध्य एशिया से आ रहे हैं। और यह हूणों को क्या कहता है, परास्त करता है और मार मार के भगा देता है। और यह हमें जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है, भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख किसका है, स्कंदगुप्त के संबंधित है। और यह कहां पर है, गाजीपुर में। सुदर्शन जी का पुनरुद्धार कर रहा है, कौन कर रहा है, स्कंदगुप्त कर रहा है। और स्कंदगुप्त था वो अंतिम शक्तिशाली राजा था किसका, गुप्त वंश का। इसका अंतिम शासक था कौन था, विष्णुगुप्त। ये इसका अंतिम राजा था। और हम इसके साहित्य की बात कर रहे थे तो साहित्य में देखे जो कालिदास है, कौन है, कालिदास थे। तो इन्होंने क्या, बहुत सारी बुक किताब लिखी। तो इनमें फेमस कौन सी है, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शकुंतलम। ये किसकी है, कालिदास ने लिखी है। यहाँ एक कौन थे, भाष्य थे, कौन थे लिखा, भाष्य। भाष्य ने लिखा है स्वप्नवास दत्ता। क्या लिखा है, स्वप्नवास दत्ता। एक थे बराह मिहिर। बराह मिहिर एक खगोल शास्त्री भी थे, कौन थे, खगोल शास्त्री भी थे। इन्होंने क्या दिया, पंच सिद्धांत दिया। क्या दिया, पंच सिद्धांत। और विष्णुगुप्त ने क्या दिया, पंचतंत्र दिया। इसमें कंफ्यूज होते हैं पंच सिद्धांत और पंचतंत्र। इसमें विशेष कर ध्यान रखें, पंचतंत्र किससे संबंधित है, विष्णुगुप्त थे। और पंच सिद्धांत बराह मिहिर थे। आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट ने क्या दिया, ब्रह्म सिद्धांत दिया, सूर्य सिद्धांत दिया और दशमलव प्रणाली दी। तो एक बार और इनके बारे में लिख देते हैं। पाई का मान बताया 3.147 कुछ ऐसे करके, डॉट डॉट कुछ करके है। पाई का मान किसने बताया, और दशमलव प्रणाली कैसे दी है, आर्यभट्ट ने। और सूर्य ग्रहण क्या, सर्वप्रथम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किसका, तो मेहरौली का स्तंभ लिखो क्या, तो मेहरौली स्तंभ लेख किसका है, लोहे का है। और ये इतनी तकनीकी दृष्टि से बनाया कि इसमें आज तक कोई जंग नहीं लगी है। मेहरौली स्तंभ में क्या लिखा है, चंद्र लिखा है। और चंद्र मतलब होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से। एक थे जो गुप्त वंश में जो कहा जाता है, जो शल्य चिकित्सा, मतलब शल्य चिकित्सा भी हमारे जो गुप्त काल में इसकी खोज कर ली गई थी, यानी वैज्ञानिक दृष्टि देखे थे तो शल्य चिकित्सा। तो एक ऋषि थे आपके देखें, ऋषि थे, क्या नाम, सुश्रुत। क्या नाम थे, सुश्रुत थे। सुश्रुत ने क्या, शल्य चिकित्सा के जनक है। कौन है, तो सुश्रुत ने क्या दिया, शल्य चिकित्सा के जनक। क्या, कौन है, जो आज जो सर्जरी कराते हैं कि किसी की नाक टेढ़ी है तो नाक को सीधा कर देते हैं, किसी के होठ मोटे तो होठ को पतले कर देते हैं, कैसे सर्जरी थी। तो ये हमारे जो गुप्त वंश की टाइम पीरियड यानी 240 से 550 ईस्वी बीच में जो हुआ, उसमें कौन हुए, सुश्रुत हुए। तो वो उन्होंने जब ही खोज की थी शल्य चिकित्सा की, किसने खोज की थी, सुश्रुत ने। और एक थे आर्यभट्ट के बारे में मैंने बता दिया, वो भी दृष्टि से क्यों, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया, पाई का मान दिया और दशमलव सिद्धांत दिया। तो ये किसे, वैज्ञानिक दृष्टि से क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके बारे में एक और थे जिनका नाम था बरहामिहिर। तो बरहामिहिर के बारे में बताया था, तो वो कौन थे, वो खगोल शास्त्री थे। और बरहामिहिर ने क्या दिया था, बृहत सिद्धांत और पंच सिद्धांत दिया था। और पंच सिद्धांत में दिया था कि ये दुनिया है कि पांच पंच सिद्धांतों ने 5 चीजों से बनी है। किससे, 5 चीजों से सिद्धांत दिया। ये किसने दिया, बरहामीन ने। जैसे आकाश, जल, वायु,
पृथ्वी और अग्नि, पांच तत्वों से मिलकर क्या बनी है, ये पूरी पृथ्वी और ये पूरा भूमंडल कैसे पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो ये किसने कहा था, बरहामी ने, और जब पंच सिद्धांत में दिया है। इनके बारे में देखें एक बार, गुप्त के प्रशासन की बात कर ले, किसकी, तो गुप्तों के प्रशासन की बात करते हैं, किसके, गुप्तों के प्रशासन की। तो गुप्तों का क्या शुरुआत में देखें, क्या साम्राज्य था, साम्राज्य जैसे आज देख रहे, आज क्या हमारा देश है, तो साम्राज्य के बाद जो बटा हुआ था, कुषाणों का जो साम्राज्य था वो केंद्रीकृत था। कौन सा केंद्रीकृत का मतलब होता है कि सारी शक्ति एक राजा के हाथ में, किसके में, एक राजा के हाथ में, और एक ही राजा पूरा डिसाइड करे क्या होगा क्या नहीं होगा। और विकेंद्रीकृत का मतलब होता है कि सारी शक्ति को विकेंद्र बटी हुई हो, किसी के कोई काम के न्यायपालिका कोई और देखेगा, दंड का विधान अलग कोई देखेगा। जैसे आप आज भारत की जो संविधान कैसा है, विकेंद्रीकृत है, कैसा है, विकेंद्रीकृत है। जैसे देखें तो कार्यपालिका का कार्य अलग है, न्यायपालिका का कार्य अलग है, और विधायिका का कार्य अलग है। तो अलग अलग क्या शक्तियां बटी हुई है। तो ये क्या है, विकेंद्रीकृत है। और केंद्रीकृत का मतलब होता है जैसे सारी शक्ति एक में हो। जैसे उत्तर कोरिया का तानाशाह, तो किम जोंग उन है, वो कौन है, केंद्रीकृत में आ गया। तो उसके हाथ क्या है, सारी शक्ति, वो डिसाइड करेगा क्या होगा। तो ये गुप्त साम्राज्य प्रशासन था। ये कैसा था, विकेंद्रीकृत, विकेंद्रीकृत था। कैसा था, विकेंद्रीकृत। साम्राज्य की बात करें तो पहले जैसे देश, आज क्या है, देश है, तो साम्राज्य है। तो साम्राज्य के बाद क्या आता है, तो इन्हें आती है भुक्ति। क्या आती है, भुक्ति। आप कहोगे, प्रश्न पूछ लिया था, भुक्ति किसे कहा जाता है, किसे, भुक्ति किसे कहा जाता है। तो आप कहोगे ये भुक्ति क्या है, भुक्ति किसे कहा जाता है। तो भुक्ति क्या है, एक प्रांत है। जैसे आज क्या है, देश है, देश के नीचे क्या उन्हें स्टेट बनी है, तो इन्हें क्या राज्य कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, भुक्ति कहते थे। और भुक्ति की बात करिए, विषय में होता था। भुक्ति किसे बटी हुई थी, विषय में। और विषय किसे बटा हुआ था, ग्राम में। इस तरह से इसका प्रशासन था, किसका, गुप्त वंश का। और जो भुक्ति था, कौन था, भुक्ति। अब भुक्ति में जैसे आपके जो स्टेट में देखते कौन है, मुख्यमंत्री है। तो भुक्ति का कोई जो शासन चलाता होगा, जो स्टेट लेवल पर शासन चलाता होगा, तो वहां भी तो कोई राजा होगा, उससे क्या कहते थे, उससे कहते ऊपरी, क्या बोलते थे। तो यहाँ की प्रशासन को क्या कहते, ऊपरी। प्रश्न पूछ लिया जाता है, पहले तो प्रश्न ये पूछ लिया, भुक्ति किसे कहते हैं, प्रांत को कहते हैं। और ऊपरी किसे कहते हैं, भुक्ति के प्रशासक को। अच्छा विषय, विषय क्या है, जैसे जिले क्या होता है, डीएम होता है, या तो विषय के नीचे देख रहे हैं, विषय कौन होगा, तो विषय का मालिक कौन होगा, विषयपति। और ग्राम का मतलब क्या होता है, ग्रामणी। ये प्रशासक होते थे। और सबसे छोटी क्या कौन सी है, ग्राम है। सबसे छोटी काय कौन सी है, ग्राम है। मैंने वैदिक काल में बताया था, सबसे छोटी काय क्या बताई थी, वहां थी कुल। कौन थी, कुल थी यार, कुल। साम्राज्य का ये देश हो गया। और यहाँ कौन होता, साम्राज्य, राजा। गुप्त वंश के थोड़े, किसकी बात कर ले, कर की बात कर ले, किसकी, कर की। टैक्स का देता, तो भूमि के उत्पादन का, तो भूमि के उत्पादन का 1/6 भाग लेता था। कितना लेता था, भूमि के उत्पादन का 1/6 भाग करता। क्या था, यानी अगर 6 किलो के अनाज हुआ है कि खेत में, तो 1 किलो अनाज कौन लेगा, गुप्त कौन, शासक लेगा। और 5 भाग कौन लेगा, 5 भाग लेगा इसका जो किसान है, जो करता रहता है। और इसमें जो जो भूमि थी, कौन थी, जो राजा की भूमि थी, अलग अलग भागों में बांट रखा था, किसको, भूमि को। अब जैसे कहते हैं
क्षेत्र, एक इसकी भूमि का नाम था क्षेत्र। तो प्रश्न पूछ लिया था गुप्त काल के जो क्षेत्र नामक भूमि थी वो किस प्रकार की भूमि थी, तो वो कैसी थी, उपजाऊ भूमि थी। कौन सी थी, उपजाऊ। तो इसी तरह से देखते हैं एक बार, कोई क्षेत्र भूमि, तो क्षेत्र भूमि कैसी थी, उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि कौन सी, क्षेत्र भूमि थी। एक आती है वास्तु, कौन सी आती है, तो वास्तु क्या है, तो वास्तु है वास करने योग्य भूमि। कौन सी, क्या, रहने योग्य यानी निवास करने योग्य भूमि। मैं डाट लिखता हूं, निवास करने योग्य भूमि। एक आती खिल, कौन सी आती है, तो खिल थी, वो थी आपकी ना जोतने योग्य भूमि। कौन सी थी, तो ना जोतने योग्य भूमि को क्या कहते थे, खिल कहते थे। तो खिल के कहते हैं ना जोतने योग्य भूमि। खिल मतलब जो अपने आप खिल जाती है तो उसे जोतने की क्या जरूरत है, तो ना जोतने योग्य भूमि। क्षेत्र, वास्तु, खिल, और थी आपकी एक थी अप्रहत। कौन सी, अप्रहत। अप्रहत भूमि को कहते हैं, इसे कहते हैं जंगली भूमि। क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं इसे, जंगली भूमि। इस तरह से ये भूमि बटी हुई थी और अलग अलग इसके नाम थे। क्षेत्र मतलब क्षेत्र किसका होता है, क्षेत्र का आता है जो उपजाऊ करता है, तो उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। और वास्तु थे वास, वास्तु थे वास, वास मतलब निवास करने योग्य भूमि। और खिल मतलब जो स्वतः ही जुत जाती हो तो उसे जोतने की क्या जरूरत है, तो वो खुद ही खिल रही है, खुद ही जुत रही है, तो उसे ना जोतने योग्य भूमि कहते हैं। इस तरह याद कर सकते हैं। और अपराध मतलब जंगली भूमि। अब गुप्त काल में कुछ क्या सिंचाई की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी थी। और एक इसकी एक अच्छा उदाहरण बनता है कौन सा, रहट। आपने कई जगह रहट चलते हुए देखे होंगे, जो बेल है उसे रहट के जरिए क्या पानी कुएं से निकाल के किसी फसल में लगाया जाता है। तो रहट का जो विकास हुआ था वो किस काल में हुआ था, तो हम किसके सिक्कों के बारे में बात कर रहे हैं, किसके सिक्कों के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, सोने के सिक्के में। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो सबसे पहले इंडो ग्रीक। कौन आता है, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक। कौन थे, इंडो ग्रीक थे। तो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए इंडो ग्रीक ने। और सबसे शुद्ध सोने क्या है, तो सबसे शुद्ध सोने सिक्के किसने जारी किए, ये कुषाणों ने किए। किसने किए, कुषाणों ने। पैसे सोने से पूछ लिया जाता है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे वो गुप्त वंशीय। किसने, गुप्त वंश ने। तो इनमें क्या कंफ्यूज नहीं होना, तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए, इंडो ग्रीक ने। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, कुषाणों ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गुप्त वंश ने। किसने किए, गुप्त वंश ने। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, मेहरौली स्तंभ लेख। किसकी, मेहरौली स्तंभ लेख। ये किसका था, लोहे का। इसको कोई जंग नहीं लगी है अभी तक। और इसे क्या है, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से उत्तम कला थी ये। और मेहरौली स्तंभ लेख में क्या लिखा है, चंद्र लिखा है। और चंद्र मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न पूछ लिया जाए मेहरौली स्तंभ लेख किस राजा से संबंधित था, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। एक थे कौन, सुश्रुत थे। तो सुश्रुत किसके जनक थे, वो शल्य चिकित्सा के जनक। किसके थे, शल्य चिकित्सा के जनक। गुप्त प्रशासन की बात करते हैं, किसकी, गुप्त प्रशासन। तो गुप्त प्रशासन कैसा शासन था, विकेंद्रीकृत, यानी सत्ता सबके हाथों में बटी हुई थी।
साम्राज्य की बात करें, सबसे पहले क्या देश, तो देश को क्या बोलते हैं, साम्राज्य बोलते हैं। और साम्राज्य के बाद क्या होता है, भुक्ति, जैसे प्रांत। और प्रांतों के बाद क्या है, विषय। विषय प्रांतों क्या होते हैं, जिले होते हैं। और जिले में क्या होते हैं, ग्राम। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, ग्राम थी। और ग्राम को जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, ब्राह्मणी। क्या कहते हैं, ब्राह्मणी। और जो विषय का मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, विषयपति। आप प्रश्न पूछ लिया था भुक्ति क्या, भुक्ति किसे कहते थे, तो भुक्ति क्या है, प्रांत है। और भुक्ति के मालिक को क्या कहते हैं, यानी जो प्रशासक चलाता था भुक्ति, उसे क्या कहते हैं, उपरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उपरिक। कर की बात करें, कर जो भूमि उत्पादन का कितना भाग था, 1/6 भाग। कितना भाग था, 1/6 भाग। भूमि को अलग अलग नामों से जाना जाता था कि कौन सी भूमि किस प्रकार की, जैसे क्षेत्र। क्षेत्र किसे कहते थे, तो क्षेत्र कहते हैं उपजाऊ भूमि को, जहां से क्या फसल अच्छे से उपज हो सके और अच्छे से क्या उसका अनाज उत्पादन हो सके, उसे क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। वास्तु की बात करें, कौन, वास्तु। तो वास्तु कौन से, निवास करने योग्य भूमि। कौन सी है, निवास करने योग्य भूमि। खिल की बात करें, खिल क्या है, जो भूमि स्वतः ही जुत जाती है, खिल मतलब खिलना, तो उसे जोतने की जरूरत नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, ना जोतने योग्य भूमि। एक भूमि थी, भूमि का नाम है अपरात। अपरात कैसी भूमि है, जंगली भूमि। कैसी भूमि है, जंगली। सिंचाई की व्यवस्था देखें तो सिंचाई की व्यवस्था भी गुप्त वंश में बेहतरीन और एक अच्छी व्यवस्था थी, जिससे अच्छे से टैक्स क्या रेवेन्यू किया जा सके। तो यहाँ तो सिंचाई किससे होती, रेंट और अड़गट्टा। रेंट और अड़गट्टा की क्या हुआ, विकास हो चुका था गुप्त वंश में। और करों के नाम देखें तो करों का नाम क्या है, उद्रंग। या जो टैक्स लिया जाता उसे क्या कहते थे, उद्रंग कहते थे। इसका एक और नाम है हविल वर्ग, ऐसे कुछ नाम है, हविल। हविल करके क्या है, ऐसे कल बता दूंगा ढंग से। हविल करके एक कर है, इस उद्रव को हविल कर भी कहते हैं। इसे नगद और नाज के रूप में लिया जाता है। किसमें, नगद और नाज के रूप में। अगर कोई किसान नगद के रूप में देता तो उसे क्या कहते हैं, रण कहते हैं। और जो नाज के रूप में देता उसे क्या कहते हैं, मेय कहते हैं। क्या कहते हैं, मेय। सिक्कों के बारे में देखें तो सिक्कों में देखें सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किसने जारी किए, इंडो ग्रीक ने। किसने, सॉरी सबसे ज्यादा नहीं, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक मतलब यवन यानी हिंदू यूनानी। और जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए वो कुषाणों ने किए। किसने, कुषाणों ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गुप्त वंश ने। किसने, गुप्त वंश ने। और एक चीज और आता है, तांबे के सिक्के जारी किए गए। किसमें, तांबे के सिक्के गुप्त काल में। किसके, तो तांबे के सिक्के जारी किए रामगुप्त ने। किसने, जो चंद्रगुप्त जो प्रथम था, वो सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसका बड़ा भाई था तो रामगुप्त। तो रामगुप्त कुछ ही समय के लिए शासन पर गद्दी पर बैठा था, उसने क्या जारी किए, तांबे के सिक्के जारी किए थे। ये हमारा कौन सा, गुप्त वंश आज समाप्त होता है। और ऐसे ही हमारे एक सीरीज चल रही है जीएस की, जिसमें आपको कोर्स और पीडीएफ पूरा फ्री उपलब्ध कराया जाएगा और पूरा कोर्स कराया जाएगा। आपको ऐसे ही जीएस का हमारे से पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। जय हिंद साथियों।